नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब दो और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्वागत है आप सभी का। नीतीश कुमार ने आज अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। कुल 33 विधायकों को मंत्री बनाया और इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला चेहरा तेज प्रताप यादव का है। तेज प्रताप यादव ने अपनी एक खास तरह की छवि बनाई है। वो अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए, अपनी हरकतों के लिए जाने जाते हैं। उनकी योग्यता सिर्फ इतनी मानी जाती है कि वो लालू यादव के बेटे हैं, तेजस्वी यादव के भाई हैं और उस नाते नीतीश कुमार के भतीजे हैं। इसके अलावा नीतीश मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले 33 में से 11 मंत्री, दोबारा बताता हूं आपको, 33 में से 11 मंत्री किसी ना किसी राजनीतिक परिवार से हैं। मतलब कुल मंत्रिमंडल का 33% किसी पॉलिटिकल फैमिली के भाई, बेटे, बहू या भतीजों में से है। और आपको बताएंगे हम वो कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से चेहरे हैं जिनको उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री से ज्यादा फैमिली हिस्ट्री देखकर मंत्री पद दिया गया है। कल ही प्रधानमंत्री ने कहा था, देश के लिए भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और परिवारवाद ये सबसे बड़े खतरे हैं जो देश को खोखला कर रहे हैं। और आज जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो आपने देखा 33% से ज्यादा उन्हीं लोगों को मंत्री बनाया गया जिनके पिता, माता कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े पद पर रहे हैं। कोई पूर्व मंत्री रहा है, कोई पार्टी का अध्यक्ष रहा है, कोई पूर्व सांसद रहा है, कोई पूर्व विधायक रहा है। तो उनके नाम आपको बताएं उससे पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने कल इसी खतरे से कैसे आगाह किया था देश को लाल किले की प्राचीर से। जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। तो जैसा हमने आपको बताया, आज हुए मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार में 33 में से 11 ऐसे मंत्री हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई फैमिली कनेक्शन है। उनके नाम आपको बता देते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम तेज प्रताप यादव का, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाए गए हैं, लालू यादव के बेटे हैं। आलोक मेहता राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं, पूर्व मंत्री तुलसीदास मेहता के बेटे हैं। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बनाए गए हैं, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। इनके अलावा समीर महासेठ उद्योग मंत्री बनाए गए हैं, पूर्व मंत्री राजकुमार महासेठ के बेटे हैं। संतोष सुमन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बेटे हैं। इनके बाद नाम आता है शाहनवाज का। शाहनवाज जी पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री बनाए गए हैं। और ऐसे ही शीला कुमारी परिवहन मंत्री बनाई गई हैं, पूर्व सांसद और मंत्री धनिक लाल मंडल की बहू हैं। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री महावीर चौधरी के बेटे हैं। लेसी सिंह ये खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं, पूर्णिया के पूर्व जेडीयू अध्यक्ष स्वर्गीय बूटन सिंह की
स्वर्गीय बूटन सिंह की पत्नी है ये, और जयंत राज जनार्दन मांझी के बेटे हैं जो कि पूर्व विधायक थे। तो ये 11 लोगों की पूरी लिस्ट है। और कल प्रधानमंत्री इसी और इशारा भी कर रहे थे, लेकिन आज हमने इन्हीं मंत्रियों से जब सवाल पूछा तो किसी का कहना यह था कि हमको जनता ने चुन करके भेजा है, अगर हम पॉलिटिकल फैमिली से हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हम में सामर्थ्य है, हम में क्षमता है, और अगर जनता हमें पसंद कर रही है तो हमारे परिवार का भी उसमें योगदान है, इसलिए परिवारवाद का आरोप लगाना बेमानी है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं के शर्मा जी, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। शर्मा जी स्वागत है आपका। अजय आलोक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, अजय जी स्वागत है। माधव आनंद जी जेडीयू से हमारे साथ है, माधव जी आपका स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं आरजेडी से, मृत्युंजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत मृत्युंजय तिवारी जी आपसे ही करना चाहता हूं। जब सरकार बनी थी उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव ने, बगल में खड़े थे नीतीश कुमार, कहा था तो समाजवादियों की विरासत है, समाजवादियों की विरासत कोई और ले जाएगा क्या, समाजवादियों की सरकार बन करके रहेगी, और वही सरकार बनी है। तो यही समाजवाद है जिसमें पूरा समाज केवल परिवार है। 33 में से 11 मंत्री ऐसे जो किसी ना किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती के या तो बेटे हैं या बेटी हैं या बहू हैं या पत्नी है। सौरभ जी, पूरा बिहार परिवार है और पूरे बिहार को हम लोग परिवार मानते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं सदन में 166 की संख्या है। सवाल उठता है जिस परिवारवाद की आप चर्चा कर रहे हैं, अभी जो विरोधी आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कल लाल किले से परिवारवाद पर ज्ञान दे रहे थे। पहले बीजेपी अपने परिवारवाद को तो खत्म करने का अभियान चलाए। ये बीजेपी का ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? आप देखिए, जो आप मंत्रियों के नाम गिना रहे थे, कल तक एनडीए में थे, जेडीयू के जितने लोगों का आपने नाम लिया, इस पर आपने डिबेट कराया नहीं कराया था उस समय? तो ये आप क्यों करा रहे हैं डिबेट? सारे लोग चुनकर जनता के आशीर्वाद से जीते हैं। क्या जनता की सेवा करने के लिए अगर कोई परिवार आगे आता है तो उसको नहीं आना चाहिए? और बीजेपी में तो सबसे ज्यादा परिवारवाद है। कहिए तो हम पूरा लिस्ट आपको सुना देते हैं। बिल्कुल सुनाइए। इसलिए परिवारवाद की बात करके असली मुद्दे से ध्यान मत भटकाइए। मृत्युंजय जी, मैं तो आपका आह्वान कर रहा हूं, बीजेपी के परिवारवाद के नाम बताइए, पता चलने चाहिए सबको। अगर इनके यहां भी ये बीमारी है तो इनके यहां भी दूर होनी चाहिए। एकदम चलनी चाहिए। हाँ, एकदम चलनी चाहिए। आप बताइए, राजनाथ सिंह जी के बेटे विधायक पंकज सिंह जी हैं कि नहीं है? और बताइए, हैं कि नहीं? आप हाँ, बताइए। हैं, बोलिए और बताइए। और लंबी फहरिस्त है। वसुंधरा राजे जी, कल्याण सिंह जी, गोपीनाथ मुंडे जी, प्रमोद महाजन जी, लंबी फहरिस्त है। अब इतना बोलेंगे तब पूरा 1 घंटा दीजिए हमको, हम देखते हैं पूरा जाकर के। 40 परिवार के लोग हैं वहां, ठीक है, लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा, उस पर डिबेट नहीं होगा। अरे हो गई ना डिबेट, आपने बोला अभी डिबेट हो गई, इस पर आगे, अब इस पर बात होगी आगे। हाँ, तो इनके यहां परिवारवाद है तो आपके यहां जायज तो नहीं हो जाता? नहीं, हमारे यहां जायज इसलिए होता है। आपको बता देता हूं सौरभ जी कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे विरोधी हैं, उनके कैसेट में 2-3 शब्द हैं। जब हमारी सरकार बनती है तो वो 2-3 चीज पर ही फोकस करते हैं। अब कम से कम बीजेपी वालों को सुबुद्धि आई है कि अब रोजगार पर बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। यही तो तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी की जीत है। कल आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जो तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, उन्होंने कहा हम 10 लाख रोजगार भी देंगे, 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पर डिबेट होनी चाहिए। महंगाई अरे मृत्युंजय जी, उस पर भी डिबेट कर लेते हैं। 17 वर्ष मुख्यमंत्री रह लिए, 17 वर्ष मुख्यमंत्री रह लिए। आज याद आ रहा है नीतीश जी को कि 20 लाख रोजगार वो दे देंगे, नौकरी वो दे देंगे। आज ही दे पाएंगे? आज ही इतने सक्षम हुए हैं? आपको डिबेट कराने की, आपको परिवारवाद पर डिबेट कराने की आज क्यों याद आई? भाई आज हमको इसलिए याद आई प्रधान, क्योंकि आज आपका मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। आज आपका मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इसलिए आज याद आई। भाई रोजगार जो है प्रदेश की जनता को देना है या मंत्री संतरियों के परिवार को देना है? सौरभ जी, जेडीयू इसके पहले भी सरकार में थी और बीजेपी के साथ थी।
क्या उसमें नहीं था? जो नाम आप बता रहे हैं उसमें मंत्री नहीं थे? इतने थे? क्यों नहीं डिबेट हुई? इतने थे? सवाल उठता है। इतने थे? तेज अब प्रताप यादव जी की क्या एक सुनिए, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अरे परिवार की पार्टी हो सकती है, परिवार की सरकार थोड़ी हो सकती है। एक बेटे डिप्टी सीएम बनेंगे, दूसरे बेटे सुनिए दूसरे बेटे कैबिनेट मंत्री बनेंगे। अरे जनता के द्वारा 20,000 वोट से जीत कर आए हैं आप। कितने विधायक जीते हैं आपके? आप ये कैसे कह सकते हैं? कितने विधायक जीते हैं आपके, मुझे बताइए। हम तो कितने विधायक हैं आपके? हम तो कह रहे हैं कितने विधायक जीते हैं आपके, बताइए मृत्युंजय तिवारी। अगर हिम्मत है, हमने हिम्मत है आप में, 80 कराइए। 80 के करीब आपका विधायक जीत करके आया, उसमें से दो कैबिनेट पद, एक डिप्टी सीएम का लालू यादव जी के बेटे के लिए रिजर्व, एक कैबिनेट मंत्री का दूसरे बड़े भाई के लिए रिजर्व। ऐसा है ना, ऐसा है केंद्र में मंत्री रहेंगे राजनाथ सिंह जी और बेटे विधायक रहेंगे। अरे मंत्री, अरे तो क्या किसी, अरे केंद्र की कैबिनेट के अंदर पिता पुत्र बैठे हैं क्या? केंद्र की कैबिनेट के अंदर दो भाई कहीं बैठे हैं क्या? या भाई बहन कहीं बैठे हैं क्या? ऐसा है ये चीज विचित्र क्यों नहीं लगती आपको? कैबिनेट का विस्तार हुआ है, सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, और आप जो डिबेट आज विषय लाए हैं, ये मानसिकता पता चल रहा है कि आपको भी लगता है बीजेपी के साथ साथ दर्द है बीजेपी का, सरकार चली गई है बिहार में इसलिए। चले आप जो माने, मेरे बारे में मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप मंत्री बनेंगे ही बनेंगे। ये कौन सा नियम बना लिया गया है भाई आरजेडी की सरकार में? ये बात समझ में नहीं आती। एक मिनट, के शर्मा जी, आपने इनके परिवारवाद का नाम लिया, ठीक किया, मुझे गुरेज नहीं, आप इन पर आरोप लगाइए और इनको भी जवाब देना चाहिए उस परिवारवाद के ऊपर। डिबेट कराइए, हम आपसे आज बात करेंगे आपके मंत्रिमंडल के गठन के ऊपर। जवाब दे दिया। आप मुझे बताइए तेज प्रताप यादव के क्या क्वालिफिकेशन है? तेज प्रताप यादव क्यों मंत्री बनने के लायक है? सिवाय इसलिए कि वो लालू यादव के बेटे हैं, तेजस्वी यादव के भाई हैं। लोकतंत्र में आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। लोकतंत्र में भाई साहब मैं भी वोटर हूं और मैं भी बोलूंगा, आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते हैं। आप एक परिवार को डिफेंड करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं केवल। एक मिनट और अभी बोलेंगे आपके साथी मुख्यमंत्री जी की पार्टी के, तो यही याद दिलाएंगे कि क्या क्या कहा था इन्होंने इसी परिवारवाद के ऊपर जब छोड़ करके आए थे सरकार। के शर्मा जी, अब आपके ऊपर जो आरोप लगाए उसका भी जवाब दीजिएगा। और इनके मंत्रिमंडल के अंदर अगर आज परिवारवाद हावी दिखाई दे रहा है, 33% लोग किसी ना किसी राजनीतिक परिवार से आ रहे हैं, इनका कहना है पहले बीजेपी अपने परिवारवाद को दूर करे। ये आपको आईना दिखाते हैं। सौरभ जी देखिए, कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था, वो अमृत काल में उन्होंने कई अमृत तत्वों का बोध कराया। वो पूरा उद्बोधन सर्वसमावेशी दूरदर्शी से भरा हुआ एक प्रेरक उद्बोधन था। आने वाले 25 साल के रोड मैप को भी उन्होंने बताया और बहुत से विषय पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने उपलब्धियां बताई, चुनौतियां भी बताया, पर इस राजनीति में जो नासूर बन चुका है वंशवाद और परिवारवाद, उस पर उन्होंने गहरी चोट की। निश्चित तौर से मैं समझता हूँ, और भ्रष्टाचार, इस चोट से विपक्ष पूरी तरह बौखलाया। और इसलिए बौखलाया क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सब अपने आप समझ लिए कि कौन क्या है, और इसीलिए बौखलाहट देखने को भी मिली कल कांग्रेस में भी और अन्य विपक्षी दलों में। देखिए एक बात कि पहले परिवारवाद वंशवाद को समझना चाहिए कि उनका इशारा कहाँ था, वो क्या कहना चाह रहे थे। वो माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं कई बार इस बात को स्पष्ट भी किया। यदि कोई शिक्षक है, उसका बेटा शिक्षक बनता है तो कोई बुरी बात नहीं। उन्होंने कोई यदि पत्रकार बनता है, योग्यता यदि उसकी है तो वो बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो पत्रकार यदि एडिटर है और यदि उसका बेटा आज ही पत्रकार बनता है और उसको कल वो उसका एडिटर बना देता है, तो ये जो वंशवादी प्रवृत्ति होगी, ये परिवारवादी प्रवृत्ति, ये राजनीति के लिए घातक है। और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण जो है अन्य कांग्रेस में भी और समाजवादी जो तथाकथित आजकल समाजवादी पार्टियां हैं उसके अंदर ये देखने को मिली है। एक परिवार की पार्टी कैसे बन के हो जाती है एक राजनीतिक दल। इसीलिए कि उन्होंने कहा, क्योंकि उनके, और इसका नया उदाहरण तो बिल्कुल अभी आरजेडी के जो प्रवक्ता इतना अभी ज्ञान दे रहे थे, उनके तो पूरा आप सिस्टम देख लीजिए परिवार का। लालू यादव प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे,
और जैसे केस में फंसे उन्होंने राबड़ी देवी को तुरंत मुख्यमंत्री बना दिया। क्या था ये क्यों ही नहीं जानता। अब राबड़ी देवी पार्टी अध्यक्ष वो भी बनी, इसके बाद लालू जी हटे तो तेजस्वी यादव को बना दिया। अब तेजस्वी जी के साथ में उनका परिवार, उनके तेज प्रताप भी आ गए, बहन भी सांसद क्रिएट हो गई। तो ये जो एक खानदान को जो पोषित करने की जो प्रक्रिया है, ये राजनीति के लिए नासूर है। यही स्थिति आपने उत्तर प्रदेश में देखी होगी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, हटे तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, भाई भतीजा चाचा चाची सबको बना दिया। अभी आप पे कह रहे थे, योग्यता पे मैं नहीं जाता हूं, केवल मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आपने पिछली बार का शपथ समारोह देखा होगा आरजेडी का, जब वो बना, एक इनके पुत्र जो है ढंग से अपना शपथ पत्र भी नहीं पढ़ पा रहे थे। विधि अभी 1 महीने पहले, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम था बिहार में, उसमें तेजस्वी यादव जो है लिखित हुए भाषण को नहीं पढ़, हिंदी नहीं पढ़ पा रहे थे। ये स्थिति आप इनसे अपेक्षा करते हैं कि लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी नीतियों पर अपना जो अध्ययन और ज्ञान देंगे। मैं उस पर भी नहीं जाता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो वंशवादी प्रक्रिया कि यदि मैं नहीं रहूंगा तो मेरा बेटा, मैं नहीं रहूंगा तो मेरी पत्नी, मैं नहीं रहूंगा तो मेरा वो, और परिवार का हर व्यक्ति मेरा जो है उसमें रहेगा, क्योंकि मैं वहां पर इस समय भाई मेरे पास सरकार चली गई बिहार तो में, ये है वंशवाद और नासूर, ये है नासूर। और इसके कारण तो ही देखने को जो मिल रहा है, आप जिसकी पार्टी, उसका बेटा मंत्री, उसका बेटा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उसका बेटा ही अध्यक्ष बन जाएगा, ये परिवारवाद है। इन्होंने जो आपके यहाँ के नाम गिनाए, राजनाथ सिंह का नाम गिनाया, वसुंधरा राजे का नाम गिनाया, इन्होंने मुंडे परिवार का नाम गिनाया, उस सबको आप नहीं मानते हैं परिवारवाद? नहीं, मैं इसलिए मैं उसका स्पष्ट कर देता हूं, आपको वो भी क्लियर करता हूं कि लंबे समय तक पार्टी के महासचिव के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में राजनाथ जी के जो बेटे हैं उन्होंने पहले काम किया, पार्टी के महासचिव बने तमाम, और फिर वो विधायक बने। कोई मंत्री नहीं बनाया पार्टी ने उनको, स्वयं राजनाथ जी मंत्री हैं, उनको नहीं बनाया। वसुंधरा जी के बेटे सांसद चुनकर आए हैं जनता से, कोई मंत्री नहीं बनाया, जीत कर आए, ये कोई मंत्री। और जो तो वो तो है, लेकिन यहां तो परिस्थिति दूसरी है ना सौरभ जी। यहां तो एक परिवार की खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है कि मैं नहीं तो मेरा बेटा, नहीं तो मेरी पत्नी, नहीं तो मेरे बेटी। तो ये है वंशवाद, परिवारवाद। अच्छा ठीक है, हम ये अच्छा ठीक, माधव आनंद जी आपके पास आ रहा हूं। एक बार अजय जी का इस पर रिएक्शन जानना चाहता हूं। अजय जी भी इससे पहले आपके पॉलिटिकल पार्टी में थे, आज स्वतंत्र हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बोलेंगे वो बड़ी ईमानदारी से बोलेंगे, हमेशा की तरह। अजय आलोक जी, देखिए हमने बात की जितने ये मंत्री बनाए गए हैं जिनका कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और अभी जो मृत्युंजय जी भी कह रहे थे, ये कहना कि भाई जनता ने चुन कर दे दिया है, तो कैसे आप किसी पर आरोप लगा सकते हैं? अगर जनता ने विधायक बनाया, जनता ने सांसद बनाया, वो फिर मंत्री बन जाता है, तो इससे क्या मतलब कि उसका पिता क्या करता था, या पिता किस पद पर थे, या माता किस पद पर थी? क्या ये लॉजिक उचित है? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो परिवारवाद समझिए, परिवारवाद है क्या। एक समय में पिता पुत्र दोनों एमपी एमएलए हो सकते हैं, वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद ये होता है कि जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ हो, लेकिन कहा जाएगा कि आरजेडी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो तेजस्वी यादव के पुत्र या पुत्री ही होंगे। राहुल गांधी या सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के पुत्र पुत्री ही कांग्रेस पार्टी को संभालेंगे। स्टालिन के पुत्र ही संभालेंगे डीएमके को, वाईएसआर के पुत्र ही संभालेंगे उनकी पार्टी को। तो यह है परिवारवाद, जहां पे अध्यक्ष जन्म के पहले तय हो जाता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, और वही तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बने, विधायक कौन बने, मंत्री कौन बने। परिवारवाद की बेसिक जड़ ये है। पिता पुत्र अगर एक साथ एमएलए एमपी बन रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। ये जो 13 परिवार आपने गिनाए हैं, ये सब बहुत, मैं सबको जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे, और जितने बीजेपी के भी लोग हैं, ये सब लोग राजनीति से अरसे में एक्टिव हैं। और राजनीति में अरसे से एक्टिव हैं, तो राजनीति में लोग रहते क्यों हैं? सत्ता में आने के लिए। और आज ये सत्ता में आए हैं तो जस्ट बिकॉज ये कह देना कि ये इस परिवार से आए इसलिए इनको बना दिया गया, मुझे लगता है कि ये कथन कहीं से ठीक नहीं है। नहीं तो परिवार वही बात होगी ना। एक मिनट अजय जी, फिर तो हर पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से परिवारवाद की परिभाषा कर देगी। जैसे इनके ऊपर आरोप लग गया, ऐसे इन्होंने आपके ऊपर लगाया। ये सहूलियत के हिसाब से परिभाषा नहीं है। आप ये देखिए कि बैकग्राउंड में अंतर होता है। अशोक चौधरी भी राजनीति में आने के पहले
विधायक बनने के पहले कांग्रेस में सक्रिय थे, 10 साल तक यूथ कांग्रेस में रहे, काम किया। इसी तरह से राजनाथ सिंह के बेटे के बारे में भी यही बताया आपको बीजेपी के प्रवक्ता ने। इसी तरह पंकजा मुंडे का भी इतिहास है, इसी तरह आलोक मेहता का भी इतिहास है। यहाँ पे दिक्कत कहाँ है? यहाँ तेजस्वी और तेज प्रताप ये लोग लॉन्च हुए क्योंकि लालू जी के बेटे थे। और दूसरी बात, इसी परिवारवाद को सबसे बड़ी मूल समस्या है, प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की थी, क्योंकि इस परिवारवाद को समर्थन तो मिल रहा है देश भर में। भाई लालू यादव नहीं है, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके पुत्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ता है बिहार की जनता, 80 सीट सबसे बड़ी पार्टी बनाती है, तो परिवार का समर्थन मिला ना जनता का, नहीं तो कैसे बने? तो प्रधानमंत्री की अपील जनता से थी कि इस परिवारवाद को नकारने का समय आ गया है। परिवारवाद का सही अर्थ है कि एक पार्टी पे पूर्णतः संपूर्ण प्रभुत्व, कि मेरे अलावा और कोई नहीं। मुख्यमंत्री पद एक पार्टी के लिए रिजर्व, प्रधानमंत्री पद एक परिवार के लिए रिजर्व, ये है परिवारवाद। ठीक, माधव आनंद जी, सवाल भी आपके सामने भी, समाजवादी सरकार है या परिवारवादी सरकार है? जी सर, देखिए हम लोग तो विकासवाद की बात करते हैं, ना परिवारवाद की बात करते हैं और न ही तमाम अन्य मुद्दों की बात करते हैं। हम लोग विकासवाद की बात करते हैं। जहां तक परिवारवाद की आपने चर्चा ही छेड़ दी है, तो चलिए इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने परिवारवाद का बड़ा अच्छा परिभाषा दिया है कि बीजेपी में जितने भी लोग हैं जो जिसपे कहीं ना कहीं परिवारवाद का आरोप लग रहा है, तो वो बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और इस कारण जो है सो वो राजनीति में बने हुए हैं। राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो समाज सेवा के लिए आता है, और समाज सेवा के लिए आने के लिए कोई ऐसा रूल्स एंड गाइडलाइंस चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दिया गया कि एक परिवार से जैसे 4-5 लोग नहीं आ सकते हैं। इसीलिए सबको अधिकार है, अगर जनता उनको चुन के अपना प्रतिनिधि बनाती है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, कहीं भी हो, तो स्वाभाविक है जनता का मैंडेट सर्वोपरि होता है, और जनता का जब मैंडेट मिल गया तो वो कुछ भी बन सकते हैं। अब जहां तक आरजेडी पे जो आरोप लगा, जो अजय आलोक जी ने भी चर्चा की, तो मैं कहना चाहता हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तो बहुत दिनों से बीमार हैं। आखिर उनके पार्टी को चलाने वाले तो तेजस्वी यादव जी ही हैं ना, तो आखिर इतने बड़े कुनवा को वो चला रहे हैं, लीडरशिप की उनमें क्वालिटी है, तो अगर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए तो इसमें हाई तौबा क्या मचाने की जरूरत है? तेज प्रताप यादव जी दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीत के आए हैं। हाँ, लालू जी के बेटे हैं, एक आरजेडी इतना बड़ा परिवार है, एक विधायक भी है, अगर वो बन जाते हैं तो क्या दिक्कत है? मुझे लगता है उस पर बहस करनी ही नहीं चाहिए। बहस करनी चाहिए विकासवाद पे, कि हम लोग का जो नारा है कि बिहार में जो तेज गति से विकास हो रहा है और जो विकास करना है उस पर अगर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है, उस पर चर्चा करते आप बताते कि बताइए 20 लाख लोगों को नौकरी कैसे देंगे, कैसे 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा, इन सारे चीजों पर हम लोग डिबेट कर सकते हैं। और परिवारवाद चुनाव आयोग में ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है, चाहे वो बीजेपी के लिए, चाहे आरजेडी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए या कांग्रेस के लिए, सबके लिए एक समान रूल है। तो आपको इस बात में कोई आपत्ति नहीं है ना कि आरजेडी, ये आरोप कम से कम नीतीश कुमार जी पर आज तक नहीं लगा था, मुझे लगता भी नहीं कि आगे लगेगा परिवारवाद का। लेकिन आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति, तो आपको कोई आपत्ति इस बात में नहीं होगी कि लालू यादव जी का परिवार जो है अगर जीत करके आता है तो हमेशा वो सीट रिजर्व रहेगी। लालू यादव के परिवार के लिए 2 कैबिनेट बर्थ, ये मुख्यमंत्री की बर्थ जो है वो रिजर्व रहेगी, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है। देखिए एक मिनट, सौरभ जी, आखिर तेज प्रताप यादव जी को किसने भेजा है? वहां की जनता ने भेजा है। जिस क्षेत्र से आते हैं वहां की जनता ने उनके भारी मतों से जिताने का काम किया है। जब जनता का मुहर लग गया उनके ऊपर, वो विधायक बन गए, तो क्यों नहीं बन सकते हैं मंत्री? बन सकते हैं, आपने ठीक कहा, कोई चुनाव आयोग का कोई कानून तो है नहीं कि वो नहीं बन सकते, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि उनको आपने किस लिए बनाया है? एकदम कोई कानून नहीं। आपने इसलिए बनाया कि प्रचंड बहुमत से जीत कर आए थे, आपने इसलिए बनाया कि बहुत जनसेवा की है उन्होंने, आपने इसलिए बनाया कि उनका बहुत बड़ा प्रशासनिक अनुभव है, या इसलिए बनाया कि लालू जी के सुपुत्र हैं? देखिए गठबंधन की सरकार है, आपको ही पता है, हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है, हर पार्टी डिसाइड करती है कि उनके पार्टी से कौन कौन लोग जैसे होंगे, मंत्रिमंडल में सम्मिलित होंगे। उनके पार्टी ने डिसाइड किया, उनकी पार्टी को पूरा अधिकार है डिसाइड करने का, इसमें मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं लगता है। और जहां तक कोई भी मंत्रालय अगर अच्छे ढंग से संभालते हैं, और आपने जिक्र किया कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो भाई राजनीति में अगर निकाल लीजिए, बीजेपी का ही अगर लिस्ट जारी कर दें, बीजेपी जो इससे पहले की जो सरकार थी, एनडीए की सरकार थी बिहार में, और बीजेपी की तरफ से जितने मंत्री बने थे, आप उन्हीं का लिस्ट निकाल लीजिए, कितने वेल एजुकेटेड हैं।
आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने तो एजुकेशन की बात ही नहीं करी, आपको पता नहीं क्यों लगा कि मैंने किसी को अनएजुकेटेड कहा है। मैंने तो किसी को अनएजुकेटेड कहा ही नहीं। नहीं, आपने बोला कि नहीं, आपने बोला कि तेज प्रताप यादव जी कितने पढ़े लिखे हुए हैं, कैसे मैंने नहीं बन बोला, गए, यही कि लालू मैंने नहीं बोला एक बार भी, बना दिया। मैंने एक बार भी नहीं बोला। आप इस डिबेट को दोबारा सुनिएगा। मैंने उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में एक शब्द नहीं बोला, ये आपने बोला। इसका मतलब आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, इसका मतलब आपके बारे में कोई ऐसी जानकारी है उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। देखिए अच्छी बात है, आपने अगर जिक्र नहीं किया, और अगर मैं ही कंफ्यूज हो गया हूं तो अच्छी बात है, आपने जिक्र नहीं किया। अगर चुने हुए विधायक हैं, वो प्रतिनिधि हैं, ठीक तो है, क्यों नहीं बन सकते? राष्ट्रीय जनता दल ने डिसाइड किया और वो मंत्री बने हैं। आरजेडी ने तय किया ना, चलिए आरजेडी ने तय किया अपने कोटे का, मुझे इनको मंत्री बनाना है। आरजेडी अपने कोटे से और किसी परिवार के सदस्य को जिता करके उनको मंत्री बनाना चाहती है, वैसे ही बना देती और बाद में चुनाव लड़वा लेती या कुछ कर लेती, तब भी आपको आपत्ति नहीं होती। एक मिनट, ठीक है, आपने कहा ये उनका अधिकार है, जनता ने जिता करके भेजा है, तो क्यों नहीं मंत्री बन सकते? एक बार ठीक है, एक बार के शर्मा जवाब दें आपको। बोलिए शर्मा जी। देखिए, मुझे अब बड़ा आश्चर्य हुआ आज माधव आनंद जी और वो भी जेडीयू के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं। यदि मैं गलत नहीं हूं तो नीतीश जी का ही पिछला कुछ बयान आप उठा के देख लें, उन्होंने कितना कटाक्ष किया है लालू जी के परिवारवाद के ऊपर में। लेकिन आज उनके प्रवक्ता इस तरह से उनके वकालत कर रहे हैं यहाँ पर, बड़ा आश्चर्यजनक है। क्योंकि सरकार बन गई है तो अब सरकार के लिए कैसे करने की, उनको कैसे वो करें। तो केवल नीतीश जी की बात नहीं, मैं तो आज आश्चर्य कर रहा हूँ, समाजवाद बना किस आधार पर, क्या उसका मूल सिद्धांत रहा है, क्या विचारधारा है समाजवाद की। लोहिया जी और इन लोगों के आज यदि ये देख रहे होंगे, यदि ये समाजवाद देख रहे होंगे तो वो भी अपना माथा धुन लेते होंगे कि ये मेरे कौन सा समाजवाद के लेके मैं चला कि जिसके जो है अनुयायी आज कहने वाले तथाकथित अनुयायी इस तरह का काम करने लगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, मैं बता रहा हूँ के तहत जैसे चुने जाते हैं। सुन लीजिए माधव स्टैंडर्ड जो बीजेपी का है, दोहरा चरित्र की जो बात है, सौरभ जी, अच्छा ठीक है, माधव जी अपनी बारी में बोल लीजिएगा। नहीं, आप अपनी बारी में बोलिए। सौरभ जी, ठीक है, वो कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। बोलिए के शर्मा। नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे तो आश्चर्य इसलिए ना कि लोहिया जी की विचारधारा के चलने वाले, अपने आप को कहने वाले लोग, खुद को समाजवादी बताने वाले लोग आज किस तरह से परिवारवादी हो गए हैं, वंशवादी हो गए हैं। और इसको लेकर मुझे दुख है कि आज उनको क्या सोच रहे होंगे कि मैंने क्या समाजवाद गढ़ा। खैर, मैं अभी ये कह रहा था, ठीक है, कोई चुनाव आयोग ने कोई ऐसी बात नहीं बनाई है, कोई ऐसा नियम कानून नहीं है उनकी आप जो है एक परिवार का व्यक्ति ऐसा करे वैसा करे इस तरह से। पर आप एक लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पद्धति से आप अपना दल भी चलाते हैं और जनता के बीच आपको लोकतांत्रिक रूप दिखाना पड़ता है। और नहीं तो यदि आप ये कहते हैं कि आज भी हम राजवंशी हैं, आज भी हम तानाशाही के हिसाब से ही चलाएंगे, परिवार के हिसाब से ही चलाएंगे, राजशाही ही चलाएंगे, तो अच्छी बात है, जनता उसका भी जवाब दे देगी। ऐसा नहीं है, मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं, मुझे विश्वास है सौरभ जी कि जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से जब अपील करते हैं जनता से, तो उसके एक नहीं कई अनेक उदाहरण हैं। इस देश की जनता उसका माकूल अनुपालन करती है और माकूल विपक्ष को जवाब भी देती है। ठीक है, तो कल इनको खड़खड़ाहट ये भी है। मैं इतना सा बात करके समाप्त कर रहा हूं कि ये मैंने भी पहले स्पष्ट किया, लेकिन केवल एक परिवार का व्यक्ति ही पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, वही पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, वही पार्टी के और उसके भाई भतीजे जो होंगे वही सब मंत्री बनेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, तेज उन्होंने जो जीत के आए होंगे, तो वैसे तो इनके पास 77 में बहुत से विधायक जो है 50,000 वोटों से भी जीत के आए होंगे, तो क्या उनमें वो योग्यता नहीं थी? ये नहीं, उसका तो जवाब उन्होंने दे दिया ना कि हर दल को यह अख्तियार है कि अपने कोटे का मंत्री चुन ले। तो आरजेडी ने जो लिस्ट दिया इन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। बिल्कुल अख्तियार है, पर आप लोग मर्यादा के साथ भी चलेंगे, लोकतांत्रिक स्थिति में भी चलेंगे। अच्छा, एक बात का जवाब मैं जरूर लेना चाहता हूं जो माधव आनंद जी ने की। मृत्युंजय जी, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं क्योंकि सवाल उन्होंने उत्तर दिया तेजस्वी जी के बात पर, तो मैं अजय आलोक जी से पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भाई परिवारवाद की परिभाषा भी अजय आलोक बता रहे थे कि एक ही परिवार का जो फैमिली ट्री है वही जो है अध्यक्ष पद संभाले रहेगा, अगर ताकत रही तो वही फैमिली के बच्चे जो हैं वो मुख्यमंत्री बनते जाएंगे। उनका कहना यह है कि भाई लालू यादव जी तो बहुत समय से पार्टी देख नहीं रहे हैं अलग अलग वजहों से, लेकिन तेजस्वी यादव ने पार्टी को संभाला, पार्टी को चुनाव भी लड़ाया, 2 चुनाव लड़ाया, दोनों बार सबसे बड़ा दल बन करके भी आए। तो फिर क्यों हम ये कहें कि तेजस्वी यादव एक परिवारवाद का प्रोडक्ट है,
ना कि ये कि उनमें क्षमता है कि अपनी इतनी बड़ी पार्टी को लीड कर सकते हैं? देखिए, ये तो परिवार की पार्टी है, ये कोई नई बात नहीं है। 1997 में जब लालू जी ने बनाई थी, जेडी जनता दल से तोड़ के आरजेडी किया था, तो तभी ये परिवार का स्टैंप उसी समय लग गया था। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री कैसी बनी सबको एक पूरा देश जानता है, इसलिए उस पर बहस व्यर्थ है। मेरा कहना है कि जनता का समर्थन है, इसलिए जीत रहे हैं। जनता को भी ये सोचना है कि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति उनको अच्छी लगती है या नहीं। इसी पे प्रधानमंत्री जी ने अपील की है। आज दूसरी बात आप कह रहे थे कि नीतीश जी ने बनाया। नीतीश जी ने नहीं बनाया, गलतफहमी में मत जिंदा रहिए। नीतीश जी को मुख्यमंत्री तेजस्वी ने बनाया, आरजेडी ने बनाया, और जनादेश की सरकार है ये। तेजस्वी का जो जनादेश है वैसी ही सरकार है ये। 8 यादव 5 मुस्लिम, 31 में 13, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री से नफरत इतनी है इन लोगों को कि अति पिछड़ा भूल गए। तो ये जनादेश की सरकार उन्होंने बनाई है, इसके लिए उनको बधाई देनी चाहिए। और ये सरकार की हनक और इस सरकार की ठनक सब कुछ तेजस्वी यादव पे। मुख्यमंत्री जी तो अब टायर्ड और रिटायर्ड मोड में चले गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तेजस्वी युवा जोश लेके बिहार में अच्छा काम करेंगे और उनको करने देना चाहिए। इसलिए परिवारवाद पे अब जनता फैसला करेगी अगले चुनाव में। प्रधानमंत्री जी की अपील है, जनता फैसला करे उस पर। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बस वो रबर स्टैंप हैं? वो दिल्ली उल्ली घूमेंगे, प्रधानमंत्री पद का चेहरा भाई बनना है। अभी उनके पास समय कहां है बिहार के लिए। मृत्युंजय जी जवाब दें इस पे। देखिए, एक बात जान लीजिए, सरकार बनी है और ये सरकार बिहार में जिस तरह बनी, पूरे देश में ये संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के खतरनाक डिजाइन को बिहार में रोका गया है। आज बिहार में रोजी रोजगार पर बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। तेजस्वी यादव जी का जो संकल्प था, वो संकल्प सरकार बनने के 1 सप्ताह के अंदर ही दिखा कि वो कैसे पूरा होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से कल ही 15 अगस्त को घोषणा की है। 10 लाख तो जो तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था वो तो है ही, 10 लाख और रोजगार की बात हुई है। ये नौजवानों के चेहरे पर कितनी खुशी है बिहार में, मजदूरों गरीबों के चेहरे पर, माताओं बहनों के चेहरे पर खुशी है। तो सवाल उठता है, सरकार से जो जनता को उम्मीद है, जो आशा है, उस उम्मीदों पर, आशाओं पर सरकार खरे उतरेगी। चाहे बीजेपी लाख कुछ भी बोले, ये तो पीड़ा उनको है। अभी 10-12 दिन तो बेचारे छटपटा रहे हैं, तो ये छटपटाहट रहेगी। और 24 में बीजेपी को जो नुकसान होना है, यहां तो खाता भी लोकसभा चुनाव में खुलेगा बीजेपी का, ये भी मुश्किल है। अच्छा, तो इसलिए बीजेपी की घबराहट, बेचैनी दिख रही है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जिस तरह से चुनावी भाषण किया, ये बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के साइड इफेक्ट है। क्योंकि उनको बताना चाहिए, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी की बात की थी रोजगार देने की, कम से कम 25 लाख रोजगार भी हर वर्ष हमने दिया, ये बताते। महंगाई क्यों है, गरीबों का थाली खाली है, ये सब चीजों पर बात नहीं हुई। खाने पर भी, आटे पर भी लगा दिया जीएसटी, इस पर बात नहीं हुई। लेकिन उन्होंने 25 मिनट बात की भ्रष्टाचार और परिवारवाद। तो भ्रष्टाचार तो पूरा बैंक लूटकर नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या चले गए। पुराने नोटबंदी में जितने पुराने नोट आए उसका आंकड़ा अच्छा, अभी तो तक बताइए, प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार पर बात करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? एकदम करनी चाहिए, करनी चाहिए, हम तो कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का मतलब ये नहीं है सौरभ जी, जो कमल छाप साबुन से स्नान कर लेगा वो सन्यासी हो जाएगा, संत हो जाएगा, सदाचारी हो जाएगा। और जो कमल छाप साबुन से स्नान नहीं करेगा वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा। आपका कहना यह है कि लाल किले से अगर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं या परिवारवाद की बात करते हैं, तो ये लाल किले से 15 अगस्त के दिन, वो भी जब 75 साल आजादी के पूरे हुए, तो राजनीतिक इस्तेमाल था उस मंच का। ठीक है, के शर्मा जी। एकदम था, ये चुनावी डर था। जवाब ले रहा हूं, मृत्युंजय जी जवाब ले रहा हूं, आपकी बात का सुनिएगा, महसूस होने लगा, जरा सुनिएगा के शर्मा जी। देखिए सौरभ जी, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, कांग्रेस हो या आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो या विपक्षी पार्टियां,
इन लोगों को कांग्रेस यदि वंशवाद पर बात करें माननीय प्रधानमंत्री जी या भ्रष्टाचार पर बात करें तो इतनी चुभन क्यों होती है, इतनी तकलीफ क्यों होती है? रोजगार क्या पर ये कब उसके बात होगी? सुन लीजिए, एक इसके पक्षधर हैं क्या? या तो ये तय करें, बताएं कि हाँ हम वंशवाद के भी पक्षधर हैं, हम भ्रष्टाचार के भी पक्षधर हैं। आज वर्तमान में क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, नोटों के घरों में चलेगा शुक्ला जी। भैया बीच में इनको क्यों बोलने, क्यों तकलीफ खाते हैं तिवारी साहब, क्यों तकलीफ नहीं? एक एक करके बोले, हम बोलिए। आज अभी आप पिछले गत महीने में देख रहे होंगे, बाथरूम नहीं बचे, फ्रिज नहीं बचे, किचन नहीं बचा, नोट भरे पड़े हैं, और वो भी 2 नंबर भ्रष्टाचार के पैसे भरे पड़े, दीमक की तरह ये देश को जो है चाट रहे हैं। और ये भ्रष्टाचारी जो है सरेआम घूम रहे हैं। और ये तो छोड़िए, इनके लिए लोग इनको बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, कारें जला रहे हैं, इनका महिमा मंडन कर रहे हैं। क्या ये माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ बोले ना, देश इस पर सोचे ना कि ऐसे नेताओं का महिमा मंडन करना है या ऐसे लोगों से घृणा करनी है? अच्छा, एक बात का जवाब दे दीजिए शर्मा जी। कल से इस बात की बहुत चर्चा है जब से प्रधानमंत्री ने लाल किले से भ्रष्टाचार की बात की, और उन्होंने कहा कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए, इसके लिए मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहता हूं। और अभी आपने कई सारे नेताओं का जिक्र कर दिया। कल से लोगों के बीच ये चर्चा है कि क्या प्रधानमंत्री के भाषण का मतलब यह है कि ऐसे नेताओं के ऊपर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, हाल फिलहाल में जिनके ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं, पूछताछ हुई है, बिहार में भी बड़े नेता हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, क्या इनके ऊपर सख्ती होने वाली है जल्दी? देखिए, ये मैं इसलिए सौरभ जी कहता हूं कि कानून अपना काम करेगा। सरकार जो है वो सारी संस्थाओं को स्वतंत्रता देती है कि आप अपना काम करें और कानूनी रूप से करें। ये कोई पूर्वाग्रह से करने वाला काम नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली वो सरकार है जिसके अंतर्गत कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर हो, कितने ही बड़े परिवार का हो, कितने भी बड़े राजनीतिक दल का हो। यदि उसमें भी यदि उसका आरोप बनता है तो निश्चित वो कटघरे में आएगा और जेल भी जाएगा। अच्छे मंत्री जेल चले गए, अभी तो नहीं सकता था। तेजस्वी यादव ने वो कार्रवाई की है। कल परसों ये बयान भी दिया था कि ईडी, सीबीआई, आईटी सब आए मेरे घर में अपना दफ्तर खोल लें। उन्होंने पहले ही इस बात की आशंका जाहिर कर दी है कि अब अगला नंबर उनका हो सकता है। उनका कहना है राजनीतिक विद्वेष की भावना से एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। अरे सौरभ जी, वो तो पहले से चार्जशीटेड है और उनके पिता भ्रष्टाचार पे ही तो जेल काट रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? ये कोई दूध के दूल्हे हैं क्या? आज लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार में ही जेल में है। मृत्युंजय जी पूरा जो है जवाब दे। मृत्युंजय जी इसमें कौन सा वो है जो कैसे जेल चलेगा? देखिए, ये अधिक का भ्रष्टाचार कोर्ट में साबित नहीं होता और कोर्ट न्याय नहीं करती हो गया। ठीक है, एक भ्रष्टाचारी है बीजेपी, ये सबको पता है। अरे भैया, आप तो जेल भोग रहे हो, देखिए फिर किस बात की बात कर रहे हो आप? अच्छा, एक एक करके। अरे भैया, अब देखिए ना, अब आप देखिए शर्मा जी, अब राजनीतिक लड़ाई जो आदरणीय लालू प्रसाद जी से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो वो ये साजिश और षड्यंत्र करके इनको कह रहे हैं, लगता है जैसे फांसी के फंदे पे भी चढ़ा देंगे। तो लालू प्रसाद जी इन सांप्रदायिक शक्तियों को नाक में नकेल कसकर रखेंगे। नहीं, ये जितना बात कर रहे हैं, सरकार में 17 में आए थे कि तेजस्वी यादव जी चार्जशीटेड हैं, तेजस्वी यादव जी को ये क्या हो गया? मिट्टी घोटाला, मॉल घोटाला, इनकी सरकार थी, क्यों नहीं फांसी के फंदे पर लटका दिया? नहीं ठीक है, वो तो जो वो बेगुनाह साबित हो जाए। मृत्युंजय जी, एक मिनट, लालू जी को, मृत्युंजय जी एक सेकंड, लालू जी को कोर्ट ने 5 बार दोषी माना चारा घोटाले में, इसीलिए क्योंकि वो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, हमने कोर्ट में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने माननीय न्यायालय का सम्मान किया और माननीय न्यायालय में जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका सामना किया, उसका जवाब दिया जा रहा है। न्याय के मंदिर में न्याय मिला है, न्याय मिलेगा। लेकिन ईडी, आईटी, सीबीआई किस तरह से पूरे विरोधियों के घर घर आ रही है, ये भी तो आप लोग भी देख रहे हैं ना। अच्छा ठीक, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हर जगह आप देखिए, अरे एक सब चीज समझ रही है। ठीक है, इसी पर एक बार अजय आलोक, आपको लगता है कल प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र और जिस बात के लिए जनता से समर्थन मांगा है, उसका मतलब सीधा सीधा है जिन नेताओं के खिलाफ, बड़े बड़े घरानों के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं इस वक्त, वो सतर्क हो जाएं?
आपको याद होगा पहले 19 अडानी के अंबानी के खिलाफ करें ना, पहले वो परिवार एक मिनट मृत्युंजय जी, हाँ, अजय जी। 19 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने भरी मीटिंग में कहा था कि मैं बड़ी बड़ी मछलियों को, और जो बड़े बड़े लोग हैं इस देश में जो सोचते थे कि कानून का हाथ उन पर नहीं पहुंचेगा, मैं उन्हें जेल के दरवाजे तक ले आया और चुनाव के बाद बाकी काम भी कर दूंगा। अब देखिए, जेल कोर्ट ऐसे नहीं भेजती है। जब तक सबूत नहीं रहेगा, जब तक आप कन्विक्ट नहीं होंगे, जब तक कोर्ट कन्विंस नहीं होगा, तब तक जेल नहीं भेजा जा सकता है। अस्वाभाविक है, किसी चीज को परिणति पे पहुंचाना चाहिए, नहीं तो फिर लोग कहने लगते हैं कि आप 7-8 साल लटका के रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी है कि सजा होते होते 20 साल लग जाते हैं। लालू जी पे केस हुआ था 95 में, सजा हुई जाके 2011 में। आप सोचिए कितनी लंबी न्यायिक प्रक्रिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चीजों को परिणति पे पहुंचाने का निर्णायक समय आ गया है, और प्रधानमंत्री जैसे पूरा देश जानता है, जो बोलते हैं वो करते हैं, तो देखा जाए, आगे देश देखेगा। माधव जी, भ्रष्टाचार की बात पर तो आप कम से कम प्रधानमंत्री के साथ होंगे, या इस पर भी एतराज है? देखिए, हम लोग तो करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं, और महागठबंधन की भी जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। तो इसीलिए करप्शन, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, पर सुन लीजिए, देखिए प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में, ठीक है, अच्छी बात है, भ्रष्टाचार की बात की है। देश में और भी बहुत सारे समस्याएं हैं ना, उन समस्याओं का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? आज तो सबसे बड़ी समस्या है कि अर्थव्यवस्था को कैसे बचाना है, कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना। कहां गया ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात होती थी? उन सारे चीजों पे क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी देश की जनता को बताते हैं? अगर बताते हैं, भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, मैं उससे भी नहीं कहता हूं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जो देश का जो मूल समस्या है, जो अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी है, उसके जड़ में भी भ्रष्टाचार है। आप मानते हैं इस बात को? अंदर से मानते हैं आप इस बात को? हर चीज की जड़ में भ्रष्टाचार छिपा बैठा है। समय चला जाएगा। मैं तो बोला कि माधवानंद जी, समय चला जाएगा, लेकिन दर्शकों को इतना बता के जाइए, दर्शकों को इतना बता के जाइए, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी पार्टी के नेता ललन सिंह जी का लालू यादव जी को जेल भिजवाने में क्या योगदान है? देखिए, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग रखते हैं, और लालू यादव के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है ना आपका? भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। लालू यादव जी के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस क्या बोलना है? अगर मान लीजिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट देख रही है, इसमें मैं क्या बोलूंगा उसमें जो है, और मृत्युंजय तिवारी क्या बोलेंगे? वो तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट डिसाइड करे। ठीक है, बहुत शॉर्ट में के शर्मा जी, समय नहीं है, बस बिल्कुल लास्ट कह रहा हूं। मुझे आश्चर्य हुआ कि कितने बहुरूपियेपन के साथ जेडीयू के प्रवक्ता ने अभी बोला। यही 2017 था जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि क्योंकि तेजस्वी यादव अपने भ्रष्टाचार की सफाई नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मैं उससे अपना वो समर्थन वापस लेता हूं, और उनसे समर्थन वापस लिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 2-3-4 सालों में तेजस्वी यादव ने क्या उसके भ्रष्टाचार खत्म हो गए नीतीश कुमार जी के अनुसार? क्या नीतीश कुमार जी को सफाई मिल गई है? नहीं, सत्ता के लालची भ्रष्टाचार के संरक्षण में जाकर बैठे, भ्रष्टाचार की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। ये है वास्तविकता। आज पीएम पद का ख्वाब देखने के लिए जब उपराष्ट्रपति नहीं मिला, और पीएम पद का ख्वाब देखने के लिए वो किसी से भी समझौता कर सकते हैं, ऐसे अवसरवादी स्थिति पर आज नीतीश कुमार है। ये पहचान बनी है कि आज तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार बोलने के लिए जानी जाती है। अरे भ्रष्टाचार पर नकेल कसना ये सरकारों का काम है, परिवारवाद दूर करना ये जनता का काम है। प्रधानमंत्री ने दोनों बातों का कल आह्वान किया है, देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। बहुत धन्यवाद के शर्मा जी, अजय आलोक, माधव आनंद जी, मृत्युंजय तिवारी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जवाब दो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।